ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट क्लास में हमने आपको पढ़ाया था पोटेंशियोमीटर की स्टार्टिंग करा दी थी, तो वहीं से आज हम कंटिन्यू करेंगे। पोटेंशियोमीटर इसका डायग्राम क्या होता है, किस लिए यूज किया जाता है, किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है, तो ये तो मैं अभी नहीं बताऊंगा, ये मैं लास्ट क्लास में बता चुका हूँ, आप वीडियो देख लेना। और फिलहाल जहाँ से मुझे आज समझाना है तो वहाँ से मैं आपको बता देता हूँ। फिलहाल पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है ये भी मैंने कल आपको बता दिया था, लेकिन मैं थोड़ा सा ब्रीफ में बता देता हूँ क्योंकि फिर यहीं से हम आगे कंटिन्यू करना है आज। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है, हमारा पोटेंशियल ग्रेडियंट V/L के बराबर होता था, K की वैल्यू V/L के बराबर आती थी। हमारा जो पोटेंशियोमीटर है इस प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है कि जैसे जैसे हमारी लेंथ बढ़ती है वायर की, वैसे वैसे हमारा जो फॉल इन पोटेंशियल है वो बढ़ता है। मतलब जो हमारा पोटेंशियल में जो डिक्रीमेंट है वो बढ़ता है ना। जैसे जैसे हम जॉकी को जैसे जैसे वायर के ऊपर हम चलाते जाते हैं, तो वहाँ से ये चीज़ निकल कर आई थी कि भाई हमारा जो पोटेंशियल है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है L के। तो फिर हमने प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया था तो K आया था कांस्टेंट के तौर पे, तो K की वैल्यू यहाँ से V/L निकल कर आई थी। तो इस K को हम पोटेंशियल ग्रेडियंट कहते थे, तो ये मैंने आपको कल बता दिया। तो यहाँ पे ये चीज़ देखो निकल कर आ रही है कि जो मेरा पोटेंशियल ग्रेडियंट है वो लेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब कि अगर मेरी जितनी ज़्यादा लेंथ होगी तो मेरा जो पोटेंशियल ग्रेडियंट है वो उतना ही कम होगा। उसके आगे हमने क्या पढ़ाया था, इसका हमने एक ग्राफ बनवाया था आपको। अगर मैं V और L को Y और X एक्सिस पर अगर लेता हूँ तो जैसे जैसे V बढ़ रहा है वैसे वैसे L बढ़ रहा है, बिकॉज वो था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो ये हमारी एक स्ट्रेट लाइन हमें मिल रही थी, है ना। जैसे जैसे हम L की वैल्यू बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे V की वैल्यू बढ़ रही है, तो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिल रही थी। तो ये भी हम कल पढ़ा चुके हैं। तो यहाँ से क्या निकल कर आ रहा है, स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, किसी भी चीज़ का स्लोप जो होता है वो Y/X के बराबर होता है। तो यहाँ पे जो स्लोप निकल कर आ रहा है हमारा Y पे V है और X एक्सिस पे L है, तो V/L के बराबर आ रहा है। और स्लोप का फॉर्मूला होता है क्या है, tan थीटा। तो tan थीटा मेरे किसके बराबर आ रहा है, K के बराबर आ रहा है, क्योंकि V/L इक्वल्स टू होता है K। तो यहाँ से हमने ये देखा कि जो मेरा पोटेंशियल ग्रेडियंट है वो स्लोप के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या फिर थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब जितना ज़्यादा अगर मेरी K की वैल्यू होगी उतना ज़्यादा थीटा होगा एंड वाइस वर्सा। मतलब जितना ज़्यादा मेरा थीटा होगा उतना ही ज़्यादा मेरा K होगा। तो ये मैंने आपको कल बता दिया था। एक बात और निकल कर आई थी कि V की वैल्यू IR होती है, तो इस K के फॉर्मूले के अंदर मैं V की वैल्यू भी पुट कर सकता हूँ, तो IR/L हो जाएगी। और R इक्वल्स टू ρL/A वाला जो फॉर्मूला था, तो वहाँ से R/L की वैल्यू जो निकल कर आ रही थी वो आ रही थी हमारी ρA। L नीचे लिया है ना, तो ρA आ रही थी। यहाँ पे फॉर्मूले के अंदर मैं I ρA भी पुट कर रहा हूँ। पोटेंशियल ग्रेडियंट का एक ये भी फॉर्मूला बना, एक ये भी फॉर्मूला बना, ये फॉर्मूला तो है ही। तो ये सारी बातें हमारी निकल कर आएंगी, इतना मैंने आपको बता दिया था कल। और क्या क्या था, हमने देखा था कि यहाँ मेरा जो पोटेंशियल ग्रेडियंट है वो I के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब अगर मैं करंट बढ़ाऊंगा तो पोटेंशियल ग्रेडियंट बढ़ेगा, लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मैं लेंथ बढ़ाऊंगा तो पोटेंशियल ग्रेडियंट घटेगा। तो ये सारी बातें हमने कल कवर कर ली थी। अब आज क्या पढ़ना है वहाँ से हम शुरुआत करते हैं, क्योंकि अगर ये समझ में नहीं आएगा तो थोड़ा सा जो मैं आज पढ़ाने वाला हूँ उसको समझने में दिक्कत होगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा, आ जाएगा। अब ध्यान से सुनिएगा। अब जो न्यू हेडिंग हमारी वो आती है सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर। सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर, ये PM नहीं है भाई, पोटेंशियोमीटर है। चलिए, तो कह रहे हैं एनी पोटेंशियोमीटर इज सेड टू बी हाईली सेंसिटिव इफ इट मेजर्स स्मॉलेस्ट पोटेंशियल डिफरेंस। आपका कोई सा भी पोटेंशियोमीटर अच्छा
हाईली सेंसिटिव तब माना जाएगा जब वो कम से कम पोटेंशियल डिफरेंस को नाप सके। सही बात है। तो पोटेंशियल डिफरेंस कम से कम नाप सके, अगर ऐसा पोटेंशियोमीटर आपका है तो वो हाईली सेंसिटिव है। ये हमने आपको बात बता दी। इसका मतलब क्या हुआ कि मेरी जो V की जो वैल्यू है, जो कि पोटेंशियल है, वो कम से कम नाप सके, मतलब V की वैल्यू मिनिमम होगी। और अगर V की वैल्यू मिनिमम होगी तो K इक्वल्स टू V अपॉन L के फॉर्मूले से हमने क्या देखा कि अगर V की वैल्यू मिनिमम है तो K की वैल्यू भी क्या होगी, मिनिमम होगी, कम होगी। ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आती है। मतलब अगर मेरा पोटेंशियोमीटर मुझे चाहिए कि वो हाईली सेंसिटिव हो, तो ये रिक्वायरमेंट है कि मेरा उस पोटेंशियोमीटर का पोटेंशियल ग्रेडियंट कम से कम होना चाहिए। ठीक है, ये बात इसके अंदर लिखी है कि V विल बी मिनिमम। V की वैल्यू कम से कम कब होगी, जब मेरा पोटेंशियल ग्रेडियंट कम से कम होगा। तो सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो यहाँ से बात क्या निकल कर आ गई कि जो सेंसिटिविटी होती है वो पोटेंशियल ग्रेडियंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। कैसे भाई, सेंसिटिविटी को अगर मैं ऐसे डिनोट करूं तो सेंसिटिविटी ज्यादा कब होगी, जब मेरा वो कम से कम पोटेंशियल को नाप सके, और पोटेंशियल कम से कम होगा तो मतलब मेरा पोटेंशियल ग्रेडियंट भी कम से कम होगा। तो यहाँ से क्या निकल कर आया कि सेंसिटिविटी जितनी ज्यादा चाहिए उतना ही कम पोटेंशियल ग्रेडियंट होना चाहिए। तो यहाँ से ये बात क्लियर नहीं हो गई कि भाई हमारा सेंसिटिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है पोटेंशियल ग्रेडियंट के। सेंसिटिविटी ज्यादा चाहिए तो पोटेंशियल ग्रेडियंट कम होना चाहिए। तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल वाली बात निकल कर आई। ठीक है, अब ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है भाई, जब हमने अपने बोर्ड के एग्जाम दिए थे तब भी ये क्वेश्चन आया था कि हाउ वी कैन इंक्रीज द सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर, कि आप पोटेंशियोमीटर की सेंसिटिविटी कैसे बढ़ा सकते हो। तो कोई दो तरीके। तो पहला तरीका क्या है भाई, तरीका तो वही है कि भाई कैसे भी करके उसका पोटेंशियल ग्रेडियंट कम हो जाए, जो कि हमने देख लिया कि पोटेंशियल ग्रेडियंट कम होगा तो ही सेंसिटिविटी ज्यादा होगी। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट कम करने का तरीका क्या है, क्या करो आप, बाय इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ द वायर। भाई अगर आप वायर के लेंथ को बढ़ाओगे तो K की वैल्यू क्या होगी, कम होगी, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जब आप वायर के लेंथ बढ़ा रहे हो तो पोटेंशियल ग्रेडियंट कम हो रहा है, और पोटेंशियल ग्रेडियंट कम हो रहा है तो सेंसिटिविटी बढ़ रही है। तो सिंपल सी बात है। तो पहला तरीका क्या हो गया कि आप वायर के लेंथ बढ़ा दें, तो जिसकी वजह से पोटेंशियोमीटर की सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी। तो इसी वजह से तो पोटेंशियोमीटर में इतना लंबा वायर लिया जाता है, जो आप फिगर में देख भी रहे होगे, कल बना के दिखाया था। ऐसा, फिर ऐसा, ऐसा, ऐसा बहुत लंबा वायर लिया जाता है। क्यों, टू एंश्योर द हाई सेंसिटिविटी। दूसरा रीजन क्या है, मतलब दूसरा तरीका क्या है जिसका आप सेंसिटिविटी बढ़ा सकते हो, दूसरा ये है बाय डिक्रीजिंग द करंट इन द सर्किट, कि आप सर्किट के अंदर जो करंट है वो कम रखें। क्यों कम रखें, क्योंकि अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया था K इक्वल्स टू V का फॉर्मूला IR होता है, तो IR अपॉन L हो गया था। यहाँ I और K मेरा क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो अगर I की वैल्यू मेरी कम होगी तभी तो मेरी K की वैल्यू कम होगी, और K की वैल्यू कम होगी तभी S की वैल्यू मेरी ज्यादा होगी। तो इसका मतलब मेरा सर्किट के अंदर करंट भी कम होना चाहिए, क्योंकि करंट कम, पोटेंशियल ग्रेडियंट कम हो जाएगा। पोटेंशियल ग्रेडियंट कम होगा तो सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी। अब पहले तो मुझे ये बताइए सबको, ये इतनी सी बात जो मैंने बताई कल किसी ने अटेंड करी थी नहीं करी थी, अभी मैंने जितना पढ़ाया यहाँ तक समझ में आया? यहाँ तक कोई डाउट है तो पहले पूछिए। ठीक है, बाकी आप दोनों को लग रही था आपको? ठीक है, अब आगे आते हैं। अब जरा एक क्वेश्चन करते हैं और मैं चेक करता हूँ कि आपके समझ में आया या नहीं आया। देखो क्वेश्चन क्या है, एक ग्राफ दे रखा है हमें VL का, ग्राफ बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड लेंथ, और इस टाइप से दो स्ट्रेट लाइन है, दिस इज P, दिस इज Q। ये एंगल हमारा θ1 है एंड दिस इज θ2। तो पूछे क्या जा रहा है, VL ग्राफ इज गिवन
फॉर टू पोटेंशियोमीटर। तो हमारे दो पोटेंशियोमीटर के लिए आपको एक ग्राफ दे रखा है, एक पोटेंशियोमीटर P है, एक पोटेंशियोमीटर Q है। तो ग्राफ को देख के ये बताइए कि इन दोनों में से कौन सा पोटेंशियोमीटर ज्यादा सेंसिटिव है, हाईली सेंसिटिव है दूसरे के कंपैरिजन में। तो भाई पोटेंशियोमीटर की सेंसिटिविटी जो है हमने क्या पढ़ा कि ज्यादा कब होगी, जब हमारा पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होगा, कम होगा। अब पोटेंशियल ग्रेडियंट कम कब होगा, हमने अभी थोड़ी देर पहले बताया 5 मिनट पहले कि पोटेंशियल ग्रेडियंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्या एंगल थीटा। तो जिसका थीटा कम उसका पोटेंशियल ग्रेडियंट कम, और जिसका पोटेंशियल ग्रेडियंट कम उसकी सेंसिटिविटी ज्यादा होगी। खत्म बात। तो बस हाँ अब ठीक है। तो कैसे लिखते हैं भाई, थीटा 1 जो है इज लेस देन है थीटा 2 से। तो इसका मतलब पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑफ P इज लेस देन है पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑफ Q, क्योंकि यहाँ पर लिख देना कि K डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है थीटा के। तो सेंसिटिविटी ऑफ P वो ज्यादा हो जाएगी सेंसिटिविटी ऑफ Q के, क्योंकि लिख देना कि K जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है सेंसिटिविटी। तो P की सेंसिटिविटी ज्यादा, Q की सेंसिटिविटी कम आ गई। उम्मीद है सबके समझ में आ गया होगा। आगे आते हैं। अब कल हमने बताया था कि पोटेंशियोमीटर के दो मेन काम हैं। एक तो दो अलग अलग ईएमएफ को कंपैरिजन करना, दो अलग अलग सेल के ईएमएफ को कंपेयर करना, और दूसरा काम सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना। ये दो मेन काम है। तो वो दोनों मेन काम करने से पहले मैं थोड़ी सी एक वो आपको बात बता देता हूँ, जनरल बात, जो कि बोर्ड में आपसे कभी नहीं पूछी जाएगी, लेकिन मालूम होना चाहिए। क्या मालूम होना चाहिए कि भाई आपने मुझसे कभी ये नहीं पूछा कि सर जब हम इसको जॉकी को चला रहे हैं वायर को ऊपर, तो हमें नल डिफ्लेक्शन पॉइंट मिलता है। नल डिफ्लेक्शन पॉइंट का मतलब कि वो एक ऐसा पॉइंट मिलता है जहां पर हमारा करंट जीरो हो जाता है। तो ऐसा कब पॉसिबल होगा, ऐसा हो क्यों रहा है? तो व्हीटस्टोन ब्रिज का तो चलो बात समझ में आती है, वो तो हमने बता दिया था। व्हीटस्टोन ब्रिज और स्लाइड मीटर ब्रिज वायर वो तो दोनों सेम ही बात है। लेकिन पोटेंशियोमीटर में ऐसा क्या मसला है कि भाई जब हम उसको चला रहे हैं तो उसमें हमें नल डिफ्लेक्शन पॉइंट मिल रहा है। यहाँ पर रेजिस्टेंस वाले भी नहीं है ना, व्हीटस्टोन ब्रिज कौन सा पोटेंशियोमीटर। तो इसमें हमें नल डिफ्लेक्शन पॉइंट कैसे मिल पा रहा है, तो उसका जरा सा मैकेनिज्म समझ लेते हैं। समझ में आ जाता है अच्छी बात है, नहीं आता कोई बात नहीं, बोर्ड में नहीं आएगा। पोटेंशियोमीटर एक्चुअली होता इस टाइप से। अब आप कहोगे ये तो पोटेंशियोमीटर लग ही नहीं रहा, मतलब उसका जो प्रिंसिपल है वो इसी चीज के ऊपर बेस्ड है। तो मान लीजिए कि दो हमारे सेल हैं E और E। जब अभी हम EMF को कंपैरिजन करेंगे तो हम हमेशा क्या करेंगे, सेम टर्मिनल को आपस में कनेक्ट करेंगे। बिल्कुल अभी बस मैं आपको 5 मिनट में बताने वाला हूँ। जब आप दो अलग अलग सेल का EMF जब कंपेयर करोगे तो उन दोनों के सेम टर्मिनल को आपस में कनेक्ट करना। आपने अगर ऐसा कर दिया कि ये पॉजिटिव है और ये इधर वाला नेगेटिव है, तो फिर आपको कभी भी नल डिफ्लेक्शन पॉइंट नहीं मिलेगा। जब 12 के बोर्ड में ये एक्सपेरिमेंट हो रहे थे तो हमने खुद ने गलती की थी कि भाई पूरे वायर को घुमाए जा रहे हैं जो कि, लेकिन नल डिफ्लेक्शन पॉइंट कहीं पर मिल ही नहीं रहा, सभी जगह करंट दिखा रहा है। तो फिर समझ में आई के बाद कि भाई हमने जो सेल लिए थे वो दोनों के टर्मिनल को अपोजिट ऐड कर दिया था, क्योंकि आदत वही है, हम हमेशा क्या करते हैं पॉजिटिव से नेगेटिव को कनेक्ट कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे हमेशा क्या करोगे, पॉजिटिव से पॉजिटिव को कनेक्ट करोगे, नेगेटिव से नेगेटिव को कनेक्ट करोगे, तभी नल डिफ्लेक्शन पॉइंट मिलेगा। कैसे मिलेगा अभी हम आपको बताता हूँ। भाई ये EMF E है, इसका EMF मैंने E' मान लिया, ठीक है। यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस भी होगा, मतलब फालतू की बात है, इधर आ जाएगा। करंट क्या होता है, करंट हमने बताया था कि टोटल EMF अपॉन टोटल रेजिस्टेंस के बराबर होता है। तो टोटल EMF कैसा आएगा, अगर मैं मानता हूँ कि भाई ये वाला E बड़ा है, ये वाला E' छोटा है, तो भाई ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में नहीं से एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं ना, ये क्योंकि सेम टर्मिनल मेरे सेम प्लेट पॉजिटिव पॉजिटिव वाली आपस में कनेक्टेड है। तो ये बड़े में से छोटा वाला माइनस होगा सर, E
माइनस ई डैश हो जाएगा। ये तो टोटल ईएमएफ हो गया अपॉन टोटल रेजिस्टेंस क्या हो गया, टोटल रेजिस्टेंस होगा कुछ भी, हमने फिलहाल आ लिखे यहाँ पर, ये हो गया। तो अब जरा आगे देखिए कि व्हेन वी स्लाइड द जॉकी ओवर द वायर, जब हम वायर के ऊपर उस टाइप का जो पोटेंशियोमीटर का वायर है उसके ऊपर जब आप जॉकी को स्लाइड करके चलाते जाओगे तो एक स्टेज ऐसी आएगी कि आपका ईएमएफ ऑफ पहले वाला सेल और ईएमएफ ऑफ दूसरे वाला सेल आपस में इक्वल हो जाएंगे। जब ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे तो ई और ई डैश की वैल्यू आपस में इक्वल हो गई, तो फिर ये माइनस करके क्या आ जाएगा, 0/R, वो भी 0 ही आ जाएगा। तो हमारा करंट उस समय पे 0 हो जाएगा। जब उस समय पर करंट 0 हो जाएगा तो गैल्वेनोमीटर में हमें 0 रीडिंग के ऊपर हमारी जो सुई है गैल्वेनोमीटर की वो आके ठहर जाएगी, तो उसी को हम नल डिफ्लेक्शन पॉइंट कहते हैं। ठीक है, तो बस यहाँ पे बताने का मकसद आपको यही है कि जब आप दो सेल को आपस में कंपैरिजन कर रहे हो तो उनका सेम टर्मिनल को आपस में सेम वायर से कनेक्ट करना। क्यों, तो अगर आप क्या कर देते, अगर ये वाला नेगेटिव ले लेते आप, ये नेगेटिव होता और ये पॉजिटिव होता तो फिर तो ये पॉजिटिव हो जाता है ना, बीच में साइन प्लस का आता है टोटल ईएमएफ, क्योंकि अब ये दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। तो उस केस में क्या होता है, आप कुछ भी कर लेते हैं करंट 0 नहीं होता, और करंट 0 नहीं होगा तो आपको ईएमएफ नहीं मिलेगा। देखो भाई, कुछ भी कर लो आप भाई, अगर ई और ई डैश आपस में बराबर हो भी जाएंगे किसी पॉइंट पर आके, तो उस समय पे भी आपकी करंट की वैल्यू 0 नहीं हो रही, तो फिर आपको नल डिफ्लेक्शन पॉइंट मिलेगा ही नहीं। यही हमारे साथ हुआ था उस समय। ठीक है, तो ये बात इसमें लिखी है नोट में नीचे देखिए कि सिमिलर टर्मिनल्स ऑफ ऑल सेल शुड बी कनेक्टेड एट वन पॉइंट। तो भाई सेल के हमेशा सिमिलर टर्मिनल, पॉजिटिव को पॉजिटिव से और नेगेटिव को नेगेटिव वाले साइड से ही कनेक्ट करना है हमें पोटेंशियोमीटर के अंदर। अगर ऐसा आप नहीं करोगे तो आपको कभी भी नल डिफ्लेक्शन पॉइंट नहीं मिलेगा। अब मैं आपको कराता हूँ पहला एप्लीकेशन पोटेंशियोमीटर का। पहले तो ये बताइए सभी बच्चे कि ये जो बात है ये समझ में आई या नहीं आई कुछ। ओके, एंड रेस्ट ऑफ यू। ठीक है, चलिए। हाँ, तो पोटेंशियोमीटर का पहला यूज क्या है, टू कंपेयर द ईएमएफ ऑफ टू सेल। दो हमारे सेल है तो उनका ईएमएफ को आप कैसे कंपेयर कर सकते हो, तो वो देखते हैं आप जरा। क्या हुआ? चलो छोड़ो। तो कंपेयर द ईएमएफ ऑफ टू सेल, दो सेल का ईएमएफ अगर हमें कंपैरिजन करना है तो पोटेंशियोमीटर से कैसे करेंगे। देखो यहाँ पे जो मैं आपको अभी बनाने वाला हूँ तो पोटेंशियोमीटर ही बनाने वाला हूँ, जैसे मैंने कल आपको डायग्राम में बना के दिखाया था, और जैसे बड़ा वाला डायग्राम आपको सबको नोट्स में दिख भी रहा होगा। लेकिन यहाँ पर मैं इतना लंबा बनाऊंगा तो ये कहानी बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो उसको मैं उसका सिंपलेस्ट फॉर्म बना के दिखा रहा हूँ, जो कि आपको ऐसा लगेगा जैसे कि मैंने स्लाइड मीटर ब्रिज वायर बनाया है, लेकिन है वो पोटेंशियोमीटर ही। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या लेते हैं, बार्क वाला मेथड याद होगा। तो सबसे पहले बैटरी लगाई जाती है, ऐसे पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल। ठीक, बैटरी होगी। तो उसके बाद एमीटर आता है, और एमीटर हमने आपको बताया था कि नेगेटिव है तो इधर वाला नेगेटिव ही लेंगे आप, दूसरी साइड वाला पॉजिटिव हो जाएगा। फिर उसके बाद रियोस्टेट आता है, आर से रियोस्टेट, आर एच हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं भाई। ठीक है, और तो उसके बाद ये वेरिएबल है, इसकी वैल्यू चेंज कर सकते हो, और फिर हम इस टाइप से ऐसे करके की लगा देते हैं। यहाँ से हमारा ये वाई निकलेगा,
यहाँ से भी नीचे आएगा। अब यहाँ पे जो हमने पूरा ऐसे करके पूरा ऐसे करके जो वायर दिखाया था उसको मैं अभी यहाँ पे आपको सीधे लगा के दिखा रहा हूँ ताकि समझने में आसानी हो थोड़ा। तो ये हमने वायर लगा दिया, ठीक है। और ऊपर यहाँ पे इस टाइप से मीटर स्केल होता है जिसका आप तभी तो मेजर करोगे, ठीक है। इस टाइप से होगा, फिलहाल मैं सब नहीं बना रहा। मेन तो हमारा वायर ये है, इसके ऊपर आप जॉकी चलाने वाले। तो जॉकी कहाँ से कनेक्टेड हुई, अब यहाँ से देखिए। अब ये मेन ये चीज़ है कि ये जो आपका वायर है भी PQ में मान लेता हूँ, इसकी लेंथ है। अब इस पॉइंट से, इस P पॉइंट से हमने 2 वायर निकाले ऐसे, और हमने क्या करा, देखो मैंने क्या बताया था कि पॉजिटिव टर्मिनल है। तो यहाँ पे जब अब मैं सेल लगाने वाला हूँ तो इधर भी मैं क्या लगाऊंगा, पॉजिटिव टर्मिनल या नेगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव लगाएंगे, क्योंकि अगर नेगेटिव लगा दिया तो नल डिफ्लेक्शन जिंदगी गुजर जाएगी, लेकिन मिलेगा नहीं। ये पॉजिटिव पॉजिटिव हो गया, इधर ये नेगेटिव नेगेटिव वाले आ गए। अब यहाँ पे मैंने आगे इस टाइप से ये वायर छोड़ दिया है, यहाँ पे इस टाइप से मैंने ये वायर छोड़ दिया है। इस पॉइंट को मैं 1 कह रहा हूँ, इस पॉइंट को मैं 2 कह रहा हूँ, ठीक है। तो ये मेरा पूरा पोटेंशियोमीटर का सेटअप। ये P पॉइंट, यहाँ से मैंने 2 अलग अलग वायर निकाले जिस पर मैंने 2 अलग अलग ये सेल लगा दी। पहले वाला सेल का EMF E1 है और दूसरे वाले सेल का EMF E2 है। इनको ही हमें आपस में कंपेयर करना है, इन्हीं की वैल्यू हमें निकालनी है। अब देखिए जरा क्या होगा। जॉकी कहाँ है हमारे, अब जॉकी आएगी यहाँ पर। इस पॉइंट को मैं कह रहा हूँ 3। इस वायर पर हमने क्या लगाया, गैल्वेनोमीटर। और यहाँ से जो अब हमारा वायर निकल रहा है तो वहाँ से हमारी ये जॉकी होगी जिसको हमने इसके ऊपर स्लाइड कराया और नल डिफ्लेक्शन पॉइंट हम लेंगे। अभी तो फिलहाल ये 3 वाला जो पॉइंट है ये हम 1 या 2 से कनेक्ट करेंगे एक एक करके। अभी हमने किसी को नहीं किया, अभी तो ये पूरा सेटअप हो गया। इसको एक बार बहुत ध्यान से देख ले कि कैसा बना है। पोटेंशियोमीटर, ये हमारा वायर जिसके ऊपर हम जॉकी स्लाइड कराते हैं इस टाइप से। ये हमारा दोनों सेल हो गए। ये इसके टर्मिनल ये वाला और 1 और 2 ये आपस में खुला हुआ है अभी। ये 3 हमारा जॉकी वाला वायर है जो कि अभी आज़ाद है। अब देखो हम क्या करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, close the key and establish the potential difference across the wire। सबसे पहले ये जो आपकी की K है इसको क्लोज कीजिए, बटन दबाइए इसका। और जब आपने इस सर्किट को क्लोज कर दिया तो अब P और Q के बीच में इस वायर में हमारा पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप हो गया। नाउ कनेक्ट द टर्मिनल 3 टू द टर्मिनल 1। अब हम क्या करेंगे कि जो मेरा 3 वाला जो वायर है इसको मैं पहले वाले पॉइंट से कनेक्ट कर देता हूँ। तो अभी 2 वाला, इससे तो बात ही नहीं करेंगे, इसको भूल जाओ क्योंकि ये तो ओपन सर्किट में तो इसमें तो करना करंट जा रहा होगा ना कुछ हो रहा होगा। मैंने इससे कनेक्ट कर दिया। तो अब ये मेरा जो करंट है चल के वो E1 वाले सेल से होके मेरे गैल्वेनोमीटर में आया और यहाँ पे मेरे जॉकी पे आ गया। अब जॉकी को मैंने इसके ऊपर चलाया। तो मान लीजिए कि जो मुझे नल डिफ्लेक्शन पॉइंट मिला वो इस पॉइंट पर मिला है ना। इस पॉइंट को मैं कह देता हूँ J1 जो कि P से L1 दूरी पर था। तो P से L1 दूरी पर था, ठीक है। ये बात इसमें लिखी हुई है। एंड स्लाइड द जॉकी ओवर द वायर। और जब तक चलाते रहेंगे जब तक हमें नल डिफ्लेक्शन पॉइंट नहीं मिल जाता। तो हम इस केस में हमने माना कि भाई L1 दूरी पे हमें P से एक नल डिफ्लेक्शन पॉइंट मिल गए। आ जाते हैं तो ये PJ1 जो लेंथ हो गई इसको हमने L1 कह दिया। और अभी मैंने पीछे आपको पोटेंशियल ग्रेडियंट का जो फॉर्मूला बताया था वो क्या बताया था, K = B/L। तो यहाँ से क्या निकल कर आ रहा था, V = KL। तो अगर मैं इस पर्टिकुलर केस की बात करूँ तो यहाँ पे मेरा पोटेंशियल सेल का कितना है, E1। तो V की जगह पे E1 आ जाएगा।
पोटेंशियल ग्रेडियंट तो के ही रहेगा दोनों ही केस में, क्योंकि पोटेंशियोमीटर तो मेरा वही है, पोटेंशियल ग्रेडियंट की वैल्यू तो के वही रहेगी, तो के रहेगा। और लेंथ कितनी है, L1 है, तो E1 इक्वल्स टू के L1, ये हमारी पहली इक्वेशन बनी। लिखा हुआ है ना, एट दिस स्टेज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन P एंड J1, इस स्टेज पे भाई P और J1 के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो इस सेल की वजह से तो होगा E1, तो V की जगह पर हमने E1 लिख दिया, K की जगह पे K रहा, और ये जो हमारी लेंथ है वो L1 आ गई। ये बात हमारी हुई जब हमने उसको पहले वाले टर्मिनल से कनेक्ट किया था तीसरे वाले को। अब यही काम मैं किसके साथ करने वाला हूँ, दूसरे वाले टर्मिनल के साथ। अब यहाँ से मैं क्या करूँगा, ये जो तीसरा वाला मेरा जो टर्मिनल था, अब इसको मैं यहाँ से हटा के अब मैं सेकेंड वाले से कनेक्ट कर दूंगा। इस टाइप से मैंने इसको इसके साथ जोड़ दिया। अब मैं इसको गैल्वेनोमीटर को चलाता हूँ, मतलब सॉरी जॉकी को चलाता हूँ, गैल्वेनोमीटर कौन सा, जॉकी को चलाते हैं। तो अब हमने जब इसको जॉकी पे चलाया तो मान लीजिए कि हमें जो अब मिला नल डिफ्लेक्शन पॉइंट वो यहाँ पर मिला। इस पॉइंट को मैं कह देता हूँ J2 और इस लेंथ को मैं कह देता हूँ L2। मतलब जब हमने इसको सेकेंड वाले सेल के टर्मिनल से जोड़ा तब हमने जब चलाया। अब देखो 1 वाले की कोई बात नहीं होगी क्योंकि ओपन सर्किट में आ गया, नहीं इसमें कोई करंट गया होगा। इसको हमने चलाया तो हमें L2 मिला। तो सिमिलरली अब पोटेंशियल डिफरेंस P और J2 पॉइंट के बीच में कितना हो गया होगा, E2, पोटेंशियल ग्रेडियंट K ही हो गया, और लेंथ कितनी हो गई इस बार, L2 हो गई। तो ये हमारी हो गई सेकेंड इक्वेशन। अब देखो जरा, ये सब बातें इसके अंदर लिखी हुई है कि नाउ कनेक्ट द टर्मिनल 3 टू द टर्मिनल 2 आफ्टर रिमूविंग फ्रॉम द टर्मिनल 1 से हटा के 2 पे हमने इसको जोड़ दिया। और अगेन अब दोबारा से स्लाइड द जॉकी ओवर द वायर के ऊपर दोबारा से जॉकी को हमने स्लाइड कराया, ऐसे करके पेन की तरह होता है जॉकी, उस टाइप से हमने ऐसे करके चलाया। और लेट द नल डिफ्लेक्शन पॉइंट इन दिस केस लाई एट अ डिस्टेंस L2 फ्रॉम एंड P। तो अब हमने माना कि L2 डिस्टेंस पर P से हमें नल डिफ्लेक्शन पॉइंट मिला, यहाँ पर J2 पर, ठीक है। तो PJ2 L2 के बराबर हो गया, तो उस केस में हमारा पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा PJ2 लेंथ में, तो वो E2 होगा, और तो E2 इक्वल्स टू K L2 के बराबर हो जाएगा। अब ये जो दोनों हमारी इक्वेशन आई है, अगर हम इन दोनों को आपस में डिवाइड कर दें, डिवाइडिंग इक्वेशन 1/2, तो क्या हो जाएगा, E1 अपॉन E2 इज इक्वल्स टू KL1 अपॉन KL2, और K से K गया तो क्या निकल कर आया, E1 अपॉन E2 इक्वल्स टू L1 अपॉन L2। तो ये रिलेशन निकल कर आए। तो कितनी सिंपल से रिलेशन निकल कर आए कि अगर आपको 2 EMF दे रखे और मतलब ये 4 चीजें हैं, इन 4 में से कोई आपको एक नहीं दे रखी होगी, 3 दे रखी होंगी, चौथी आपको निकालनी होगी। ये हो सकता है कि भाई आपको दोनों की लेंथ दे दें, एक का EMF दे दें, दूसरे का पूछ लें, या फिर ये हो सकता है कि भाई दोनों EMF दे दें, एक की लेंथ दे दें, दूसरे की लेंथ पूछ लें। तो आप इस रिलेशन से दोनों EMF को आपने कंपेयर कर लिया सेल के। तो ये हमारा एप्लीकेशन था। अब इसके ऊपर हम कुछ क्वेश्चंस भी कर लेते हैं। पहले तो अब मुझे ये बताइए कि ये सबके समझ में आया अच्छे से या नहीं, तभी हम फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ओके। और आप दोनों के ठीक है, अच्छी बात है। फिर चलो अब आगे आते हैं। पहले 1-2 क्वेश्चन कर लेते हैं उसके ऊपर, और फिर हम इसका सेकंड एप्लीकेशन पाएंगे जो है हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं। देखो भाई क्वेश्चन कैसे गिवन है, इलस्ट्रेशन 1।
देख यहाँ पे हमें क्या गिवन है कि दो जो हमारे सेल्स हैं वो आपस में सीरीज में कनेक्टेड है, ऐसे ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, इसका ईएमएफ ई है, और ऐसे आगे एक और सेल है। अगर आप अपनी अब तक की नॉलेज के हिसाब से बताइए कि अब जो मैं यहाँ पे दूसरा सेल लगाने वाला हूँ, है ना, तो वो पॉजिटिव में लेंगे, चलो वो तो फिलहाल क्वेश्चन के हिसाब से पॉजिटिव में भी हो सकता है नेगेटिव में भी हो सकता है, लेकिन बस इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि ये हमारी बैटरी पॉजिटिव है, तो आप इधर कोई से भी सेल लगाओगे तो वो पॉजिटिव ही होना चाहिए, मतलब ये पॉजिटिव वाला और पॉजिटिव वाला ही साथ में होना चाहिए, तभी नल डिफ्लेक्शन पॉइंट मिलेगा। तो फिलहाल आगे देखो ये पॉइंट है, अब क्या कह रहे हैं पहले ये सुन लेते हैं। When polarity of E2 is reversed, देखो वही क्वेश्चन हो गया भाई, पहले हमारा E1 है और ये E2 है, कह रहे हैं जब आपने E2 की पोलैरिटी को चेंज कर दिया, भी अभी ये पॉजिटिव नेगेटिव है, ये भी पॉजिटिव नेगेटिव है, अगर आपने इसको पलट दिया, मतलब इधर नेगेटिव कर दिया और इधर पॉजिटिव कर दिया, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में जो हमारी बैलेंसिंग लेंथ है वो पहले जो 60 सेंटीमीटर गिवन है हमें क्वेश्चन में, वो घट के 40 सेंटीमीटर होगी, ये इन्होंने कहा है। देखो अभी समझो भाई, अभी कुछ नहीं किया हमने, पहले क्या था कि पहले हमारा यहाँ पे गैल्वेनोमीटर था, जॉकी हमने चलाई तो हमें जो नल डिफ्लेक्शन पॉइंट मिला वो यहाँ मिला, जो कि पी पॉइंट से 660 सेंटीमीटर दूर है। तो उस केस का हम एक इक्वेशन लिख लेते हैं भाई, इस बार हमारा P पॉइंट और इस पॉइंट को मैं कह देता हूँ J1, तो P और J1 के बीच में हमारा पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया भाई? दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं इस टाइम पर, पॉजिटिव नेगेटिव है तो पॉजिटिव नेगेटिव है, तो टोटल ईएमएफ कितना? टोटल ईएमएफ जो है वो हमारा P और J1 के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? E1 प्लस E2। ये फॉर्मूला ये होता है ना V इक्वल्स टू KL, जो अभी पीछे भी लगाया था, तो यहाँ पे V की जगह पे इस बार जो पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है P और J1 के बीच में, वो E1 प्लस E2 आ रहा है, क्योंकि ये दोनों सेल आपस में एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, पॉजिटिव नेगेटिव इस टाइप से लगे हुए हैं, तो E1 प्लस E2 इक्वल्स टू पोटेंशियल ग्रेडियंट K ही आएगा, और लेंथ कितनी मिली हमें? 60। तो पहली इक्वेशन तो ये बन गई। दूसरी इक्वेशन में जब बात चली तो तब इन्होंने ये कहा कि भाई हमने ये जो E2 वाला जो सेल है इसकी पोलैरिटी को हमने रिवर्स कर दिया, मतलब E2 अभी ऐसा नहीं रहा, अभी ऐसा हो गया कि नेगेटिव है तो इधर नेगेटिव आ गया और इधर पॉजिटिव आ गया। तो अब ये एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, अपोज कर रहे हैं? अपोज कर रहे हैं। और तब हमने इसको भाई जब नल डिफ्लेक्शन पॉइंट देखा तो उन्होंने खुद ही कह दिया कि भाई वो हमें यहाँ पर मिला, J2 पॉइंट पर मिला, और जो कि P से 40 सेंटीमीटर दूर है। ये नहीं कहा कि 40 सेंटीमीटर कम हो गया, ये कहा कि कम हो के 40 सेंटीमीटर रह गया। क्वेश्चन के थोड़े से वर्ड के अंदर चेंज आ जाता है कि बैलेंसिंग लेंथ रिड्यूसेस टू 40 सेंटीमीटर, कम हो के 40 हो गई, ये नहीं कहा कि 40 कम हो गई, है ना। तो इन चीजों का भी हमें ध्यान देना पड़ता है, वरना कभी कभी सिली मिस्टेक हो जाती है क्वेश्चन में। तो अब जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस आएगा P और J2 पॉइंट के बीच में, वो कितना आएगा? वो आएगा E1 माइनस E2। जी शाबाश, E1 माइनस E2 आएगा, क्योंकि ये एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं और हम ये मान रहे हैं कि E1 बड़ा है और E2 छोटा है। गिवन है क्वेश्चन में, गिवन है कि E1 इज ग्रेटर देन E2 है। तो E1 माइनस E2 इक्वल्स टू K, और लेंथ अब कितनी हो गई? 40। ये दूसरी इक्वेशन आ गई। क्या कह रहे हैं? E1 अपॉन E2 की वैल्यू बताइए। सिंपल सी बात है, दोनों इक्वेशन को डिवाइड करो, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड करिए, तो क्या आ जाएगी? E1 अपॉन E2 की वैल्यू आप रेशो को निकाल पाओगे। 1 और 2 को आपस में डिवाइड कर देना, भाई ये तो कट ही जाएगा, K से K कट जाएगा, ऊपर 3 आएगा, नीचे 2 आएगा,
फिर आपस में ऐसे रिलेशन करोगे तो E1 अपॉन E2 निकाल लोगे नहीं? ये दिखाऊं? हाँ जी, निकाल सकते हैं, निकाल के दिखाएं। चलिए पहले दोबारा से ज्वाइन कीजिए लिंक, उससे पहले खुद ही बंद हो जाए। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं इसके ऊपर। पहले तो ये बताइए सबको ये क्वेश्चन क्लियर है? ठीक है, दीपांगी अलंकृता। देखो क्वेश्चन में हमें ये गिवन है कि भाई हमारे E1 और E2 आपस में जो कनेक्टेड हैं वैसे कनेक्टेड हैं, आपस में सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये E2 है। तो उस केस में जब हमें लेंथ मिली थी तो वो 60 मिली थी, तो हमने ये वाला फॉर्मूला लगाया V=KL वाला। तो यहाँ पे जब हमारे दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, और नेगेटिव से पॉजिटिव कनेक्ट हुआ है, तो ये सपोर्टिंग वाली स्टेज कहलाती है। तो उस केस में हमारा जो EMF है वो E1 + E2 हो जाएगा, मतलब P और J1 के बीच का जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होगा E1 + E2 हो जाएगा। तो V की जगह पे E1 + E2 रखा, K आया, लेंथ हमारी 60 थी। फिर कह रहे हैं कि जब हमने उसको बाद में उसके E2 की पोलैरिटी को रिवर्स कर दिया। रिवर्स करने का मतलब कि भाई हमने पॉजिटिव नेगेटिव से कनेक्टेड था ना, अब नेगेटिव से नेगेटिव कनेक्ट हो गया और पॉजिटिव इधर आ गया, प्लेट इसकी ऐसे हो गई, तो अभी अपोज कर रहा है क्योंकि नेगेटिव से नेगेटिव कनेक्ट हो गया। तो अब इस केस में जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होगा P और J2 पॉइंट के बीच में, वो E1 - E2 होगा, क्योंकि वो अपोज कर रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में। और E1 में से E2 माइनस इसलिए कर रहा है क्योंकि E1 बड़ा है। तो E1 - E2 = K, और उस केस में जो हमारी लेंथ मिली हमें वो 40 मिली, तो K 40 हो गया। दोनों इक्वेशन को आपस में डिवाइड करेंगे, E1 अपॉन E2 की वैल्यू वो आपसे मांग रहे हैं। अब बिल्कुल बच्चों वाला सिंप्लीफिकेशन रह गया है, वो आप सॉल्व कर लोगे तो निकाल लेंगे। ठीक है, चलो अब हम आते हैं सेकेंड एप्लीकेशन पे। ये पहला हमने काम कर लिया पोटेंशियोमीटर का, कि भाई हमने अलग अलग EMF को कंपैरिजन करना सीख लिया। अब दूसरा काम हम सीखेंगे कि अगर कोई हमें सेल दे रखा है तो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे निकाल सकते हैं। तो इसके डेरिवेशन और कर लेते हैं आज। ठीक है, टू फाइंड आउट इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। तो उसके लिए क्या होगा, इसको बनना पड़ेगा मुझे। ये एक हमारी बैटरी, पॉजिटिव नेगेटिव
एमीटर नेगेटिव पॉजिटिव, रियोस्टेट की वायर पी क्यू, ये तो सब वही है। अब हमने इस अच्छा ए और बी पॉइंट ले लेंगे, चलो ये ले लो, बाद में कंफ्यूजन होता है। ए और बी है, तो अभी इस ए पॉइंट से क्या निकाला गया, वायर निकाला गया यहाँ पर। ये देखो फिर वही बात है कि यहाँ पर मैंने पॉजिटिव वाली प्लेटें ली है, क्योंकि इधर पॉजिटिव है तो इधर भी पॉजिटिव होना चाहिए, तभी नल डिफ्लेक्शन पॉइंट मिलेगा। नेगेटिव हो गया तो इस सेल का जो ईएमएफ है वो ई है, ठीक है। और मान लीजिए कि इस सेल का कोई अपना इंटरनल रेजिस्टेंस भी है, तो मान लीजिए कि इस सेल का अपना कोई इंटरनल रेजिस्टेंस है। ऐसा अगर नहीं है तो हमने यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बॉक्स ले लिया है, जिससे हम अपने हिसाब से इसका रेजिस्टेंस चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पे हमने ये की ले ली है, भाई ये की K1 मैं कह देता हूँ इसे, और इसको मैं की K2 कह देता हूँ, और ये हमारा सर्किट क्लोज हो गया। और यहीं पे जैसे उसे हमने एक वायर कनेक्ट किया, गैल्वेनोमीटर लगाया, इससे क्या निकल रहा होगा, जॉ के निकल रहा होगा, उसको हम इसके ऊपर सेलेक्ट कराएंगे। देख लो ध्यान से कैसा है पूरा डायग्राम। तो बार से अपना पूरा यहाँ से वायर निकाला, ये सेल ईएमएफ ई हो गया, ये रेजिस्टेंस बॉक्स है, ये की 2 मतलब सेकंड वाली की हो गई हमारी, ये गैल्वेनोमीटर है, ये जॉ की। अब पहले पढ़ते हैं कि लिखा हुआ क्या है। कि सबसे पहले हमें क्या करना है कि क्लोज द की Q1, पहले वाली Q1 की जो है इसको आपने बंद करा, तो जिसकी वजह से ए और बी ये जो हमारा वायर है तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप हो गया। अभी ये जो Q2 है ये हमारी खुली हुई है, ठीक है, मतलब हमारा जो करंट है वो इस रेजिस्टेंस बॉक्स में नहीं जा रहा है, क्योंकि Q2 खुली हुई है। तो ये तो बात लिखी हुई है। तो स्लाइड द जॉकी ओवर द वायर, तब जरा समझो कि ए और बी के बीच में जब पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप हो गया तो करंट ए से निकल के यहाँ पे ईएमएफ ई में तो जा रहा होगा, ऐसे भी जा रहा होगा, ऐसे जॉकी में भी जा रहा होगा, लेकिन ये यहाँ से लेके यहाँ तक का जो हिस्सा है, क्योंकि Q2 खुली हुई है तो ये इसमें हमारा करंट नहीं जा रहा होगा। तो उस केस में हमने भाई जॉकी को स्लाइड कराया और हमें जो लेंथ मिली उस समय पर वो मान लीजिए कि भाई लेंथ मिली हमें L1, कुछ इधर मिली ऐसे, ये J1 पॉइंट पर, तो ए से जो लेंथ मिली हमें वो L1 मिली पहले वाले केस में जब हमने काम किया। तो फिर हम वही फॉर्मूला लगाते हैं V = KL वाला। तो यहाँ पे इस समय पे हमारा EMF E, क्योंकि A और J1 के बीच में जो हमारा पोटेंशियल होगा वो E ही तो होगा, तो E हो जाएगा, V की जगह पे E, K की जगह पर K, L की जगह पर L1, तो E = KL1 होगी। तो यहाँ से ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन निकल कर आ गई। यहाँ तक क्लियर होगा सबको। अब हम आगे आते हैं। अब क्या करेंगे, अब ये जो हमारा रेजिस्टेंस बॉक्स है इसमें से हम कोई सुटेबल रेजिस्टेंस निकालेंगे, जो भी हमें रेजिस्टेंस चाहिए, और फिर हम इस की 2 को, सेकंड वाली की को अब हम क्लोज कर देंगे। अब इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाला सर्किट भी हमारा पूरा कंप्लीट हो गया, मतलब अब इस रेजिस्टेंस बॉक्स से भी हमारा करंट पास होगा। तो अब हम जब इस जॉकी को इसके ऊपर स्लाइड कराएंगे तो मान लीजिए कि अब इस केस में जो हमें मिला वो नल डिफ्लेक्शन पॉइंट इस पॉइंट पर मिला J2 पर, जिसकी लेंथ L2 है। अब इस केस में जब हम लगाएंगे V = KL2 का फॉर्मूला, V = KL का फॉर्मूला लगाएंगे, तो अब इस केस में जो हमारा A और J2 के बीच में जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है वो E नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि कुछ पोटेंशियल डिफरेंस हमारा रेजिस्टेंस बॉक्स ने भी तो खाया है। तो यहाँ पर हम V की जगह पे V ही लिख देते हैं, मतलब V जो भी हमारा पोटेंशियल डिफरेंस A और J2 के बीच में है। तो
यहाँ पर V आएगा ना कि E। रीजन मैंने आपको बता दिया, K और लेंथ हमें कितनी मिली, L2 मिली। ठीक है भाई, ठीक है। तो ये V इक्वल्स टू KL2 हो गया और ये हमारी सेकेंड इक्वेशन हो गई। अब दोनों इक्वेशन को अगर हम आपस में डिवाइड कर दें तो क्या मिलेगा, 1 और 2 को हम डिवाइड कर देंगे अगर, तो ये आ रहा है E अपॉन V इज इक्वल्स टू KL1 अपॉन KL2। थोड़ा सा ब्लर हो रहा है, K से ये K कट जाएगा हमारा, तो E अपॉन V की वैल्यू यहाँ से निकल कर आ रही है L1 अपॉन L2। ठीक है, K से K कट गया ना, तो E अपॉन V की जो वैल्यू निकल कर आ रही है वो आ रही है L1 अपॉन L2। और आपको याद होगा कि रेजिस्टेंस का जो हमने फॉर्मूला बताया था, इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला, वो ये बताया था आपको, R इक्वल्स टू E अपॉन V माइनस 1 इंटू कैपिटल R। याद होगा अगर आप पढ़ रहे होगे तो R की वैल्यू E अपॉन V माइनस 1 इंटू R। तो यहाँ पर E अपॉन V की जगह पे हम क्या पुट कर देंगे, L1 अपॉन L2 माइनस 1 इंटू R हो जाएगा। तो ये इस फॉर्मूले से हम, अगर खाली हमें रेजिस्टेंस पता हो वो तो हमें मालूम ही होगा क्योंकि हमें ने निकाला है, और L1 और L2 की वैल्यू हम मेजर करके निकालेंगे। अगर ये हमें बातें पता चल गई तो हम किसी भी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। फिर से बता देता हूँ पूरा कि क्या कॉन्सेप्ट है, कि हमारा पूरा पोटेंशियोमीटर, यहाँ से वाया निकाला, यहाँ पे हमारा EMF E है सेल का, यहाँ पे रेजिस्टेंस बॉक्स की K2 है। तो पहले केस में हमने क्या करा कि K2 को खुले रहने दिया, K1 को बंद कर दिया, जिसकी वजह से A और B के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप हो गया। यहाँ पे गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है, जॉकी को चलाया तो J1 पॉइंट में हमें नल डिफ्लेक्शन पॉइंट मिला। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ हमारी L1 हो गई, और A और J1 के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस हुआ इस केस में हमारा E हो गया। तो E इक्वल्स टू KL1 हो गया फॉर्मूला। अब जब दूसरे केस में हमने K2 को क्लोज कर दिया, यहाँ से रेजिस्टेंस बॉक्स में से कोई रेजिस्टेंस निकाला, तो उस केस में हमारा A और J2 पे क्योंकि हमें रिफ्लेक्शन पॉइंट मिला है जिसकी लेंथ यहाँ से लेके यहाँ तक की L2 है, तो उस केस में जो हमारा A और J2 के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो V होगा, क्योंकि E के बराबर नहीं होगा, वो V होगा। तो V इक्वल्स टू KL2 हो गया, दोनों को हमने डिवाइड करा तो E अपॉन V की वैल्यू L1 अपॉन L2 आई है। तो इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हमारा होता क्या है, R इक्वल्स टू E अपॉन V माइनस 1 इंटू R। पीछे नोट्स में देखना मिल जाएगा। तो E अपॉन V की जगह पे यहाँ पे हमने L1 अपॉन L2 पुट कर दिया, तो R की वैल्यू L1 अपॉन L2 माइनस 1 इंटू कैपिटल R आ गई। अगर आपको L1, L2 और कैपिटल R की वैल्यू मालूम है तो आप इंटरनल रेजिस्टेंस निकाल सकते हो किसी भी सेल का। बताइए सबको क्लियर है या कोई डाउट है इसमें? बाकी सबको, अलंकृत आपको? ठीक है चलो। वैसे तो इसके बाद 2 क्वेश्चंस हैं, करा दें भी, पूरे हो जाएगा टॉपिक। चलो फिर नेक्स्ट क्लास में करते हैं, करा दो। तो भी 2 बच्चे रह गए, अब 2 बाकी के दोनों बताओ, अभी कराएं या बाद में कराएं? चलिए, दीपांगी को अब डिपेंड करता है, जैसा मुझे ठीक लगे। तो मुझे ऐसा ठीक लग रहा है कि मुझे एक अभी कराना चाहिए, एक बाद में करा दूंगा। सही है? अरे सिंपल है, 1 मिनट का क्वेश्चन है, सुन लीजिए कि क्या कह रहे हैं। तो इन एन एक्सपेरिमेंट पोटेंशियोमीटर के एक्सपेरिमेंट में हमें जो इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है, फाइंड आउट द इंटरनल रेजिस्टेंस, बैलेंसिंग लेंथ जो हमें गिवन है वो 60 सेंटीमीटर गिवन है। कब? जब हमारा क्या कह रहे हैं, फाइंड आउट द इंटरनल रेजिस्टेंस
व्हेन द बैलेंसिंग लेंथ इज फाउंड टू बी 60 सेंटीमीटर व्हेन द सेकेंडरी सर्किट ऑफर्स इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। कह रहे हैं जो हमारा सेकेंडरी वाला सर्किट, देखो फर्स्ट सर्किट ये, सेकेंडरी सर्किट ये वाला है, तो सेकेंडरी सर्किट जो है वो ऑफर्स इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। इनफाइनाइट रेजिस्टेंस का मतलब ये हुआ कि ये जो हमारी की टू सेकेंड वाली जो हमारी की है तो ये हमारी ओपन है, इसका मतलब वही वाली बात है कि यहाँ से हमारा रेजिस्टेंस नहीं गुजरता। तो उस केस में जो हमारा बैलेंसिंग लेंथ मिली वो हमें कितनी मिली, 60 मिली, तो वो L1 हो गई, वो L1 हो गई ना 60। और जब हमने इस T2 को क्लोज कर दिया तो उस केस में जो हमें बैलेंसिंग लेंथ मिली, और जब हमने 10 ओम का रेजिस्टेंस लगा दिया, यहाँ पे रेजिस्टेंस R की वैल्यू 10 हो गई, तो उस केस में जो हमें बैलेंसिंग लेंथ मिली वो 40 मिली। तो L2 की वैल्यू 40 हो गई, R की वैल्यू 10 ओम हो गई। देखो ये सारी बातें कही है, उन्होंने क्या कहा, जब ओपन सर्किट होगा तो उस केस में हमें बैलेंसिंग लेंथ 60 मिली, तो L1 की वैल्यू 60 हो गई। जब हमने सर्किट को भी क्लोज कर दिया है ना, तो उस केस में जब हमने यहाँ पे 10 ओम का रेजिस्टेंस लगा दिया तो R की वैल्यू 10 हो गई, तो हमें बैलेंसिंग लेंथ कितनी मिली उस टाइम पर, वो L2 हो जाता है, तो वो 40 मिली। तो इंटरनल रेजिस्टेंस बताओ भाई, तो R की वैल्यू क्या होगी, L1 अपॉन L2 माइनस 1 इंटू R। खत्म क्वेश्चन, मतलब 60 अपॉन 40 माइनस 1 इंटू 10, 0 से 0 गया, 3 2, तो ये आ रहा है 1 अपॉन 2, मतलब 5 आ रहा है अभी, 5 ओम। हाँ जी, तो R की वैल्यू ये 5 ओम आ रही है। तो इस टाइप का आप इसके न्यूमेरिकल्स कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और है, वो मैं नेक्स्ट क्लास के अंदर कराऊंगा, लेकिन उसको समझने की कोशिश करना। फिर हम नेक्स्ट क्लास के अंदर समझेंगे हाउ टू फाइंड आउट पोटेंशियल ग्रेडियंट। ये हमने ये निकालना सीख लिया कि EMF कैसे कंपेयर करते हैं, ये सीख लिया कि इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं। अब अगर पोटेंशियल ग्रेडियंट ही निकालने के लिए बोल दें K की वैल्यू, तो उसको निकालने का एक लंबा चौड़ा तरीका है, मतलब स्टेप वाइज हम उसको निकालेंगे हमेशा। तो वो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर सीखेंगे, जो कि ट्यूसडे होगी। आज के लिए फिजिक्स की क्लास में बस इतना ही। केमिस्ट्री हम शुरू करते हैं विद इन 5 मिनट्स।